सो आपने वो सुना क्या कि अभी 3 अटेम्प्ट्स कर दिए जेई को। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तो हम लोग का आपको क्या लगता है, हार्ड होगा या सिंपल हो जाएगा? तुम्हारी लाइफ में इस साल कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इस साल जिन बच्चे को ड्रॉप नहीं लेना था, तीसरा वाला, हम्म। वो कहीं जा चुके हैं। हम्म। अरे, अभी तो टाइम हो गया मतलब। वो सेटल हो गए जैसे हैं। जो बच्चा हम्म। तीसरी बार ड्रॉप लेने की इच्छा रही होगी, उसको इच्छा रही होगी मई जून में, जिसको हाँ, बस थोड़े नंबर से रह गया, राइट। हाँ। तो कसम खाया कि मैं अभी दुनिया पलट दूंगा, सारी दुनिया जला दूंगा, ऐसा वैसा। अब दुनिया ने उसको जला करके किसी एडमिशन कॉलेज में करा दिया, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है ना अब तो। हम्म। अभी तुम आलिया भट्ट का इंतजार काय को करेगा, उनको तो बच्चा भी हो गया। तो अभी तो ऑप्शन ही खत्म हो गया ना। हाँ। सर। चुपे। तो हम्म। ये तू बोलना चाहता ना अडॉप्ट करेगा। नहीं तो, नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये इस साल ज्यादा इसका फर्क नहीं पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर पड़ेगा। वैसे एक बात तुमको बताऊं, क्वालिटी कम्स फ्रॉम ट्वेल्थ, क्वांटिटी कम्स फ्रॉम ड्रॉपर। हम्म। अ गुड रैंक इज ऑलवेज फ्रॉम ट्वेल्थ गाइज, यू गाइज आर फ्रेश। क्यों सर, ऐसा क्यों? फ्रेश हो ना, मतलब तुम्हें पहली पहली बार सब सीख रहे हो। दूसरी शादी में इतना उत्साह थोड़ा ना होता सर वैसे आई मैं रियलाइज किया हाँ। कि मेरे भाई के लिए भी टफर होने वाला ही है। है। नहीं हाँ, टफ मेरी यदि के लिए भी टफ हो गया। नहीं। अगर तुम्हारे भाई बहन का रैंक 12,000 10,000 होगा तो उनके लिए टफ हो, लेकिन हम्म। अगर वो 500 के एम करेंगे तो उनके लिए कभी टफ नहीं होगा, बिकॉज ये जो हाँ एक्स्ट्रा सर, एक्स्ट्रा वो भी खरबूजे। आएगा आपके पास तो मतलब उसके लिए टफ नहीं होगा। मैंने क्या बोला, क्वालिटी कम्स फ्रॉम ट्वेल्थ, क्वांटिटी कम्स फ्रॉम ड्रॉपर। तो जो अच्छी क्वालिटी के रैंक्स हैं, दे आर फ्रॉम द फ्रेश किड्स। जो एक ही चीज को 10 बार घिस रहे हैं ना, उनको एक ऑप्टिकल इल्यूजन हो जाता है। वो एक ही चीज को देखेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे वही जो उनके मन में लिखा है। हाँ। हम्म। हाँ, मैं नोटिस किया मैं भी, हाँ। तो जैसे अभी ट्वेल्थ क्लास के बच्चे को प्रूफ रीडिंग के लिए दे दो, मैं इस बात तो मतलब, वो क्या करते हैं कि उनको, जैसे अभी ट्वेल्थ वाले बच्चे को एक कोई फ्रेश चीज प्रूफ रीडिंग के लिए दे दो, वो पता कर लेंगे कि क्या गलती हो रही है उनसे। सर मैं एक ड्रॉपर एग्जांपल दूं। वो दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं ना, तो उनके लिए मुश्किल होगा आइडेंटिफाई करना कि क्या, यही डिफरेंस है। हाँ सर, तो मैं सर एग्जांपल दूं क्या सर मैं? हाँ, सर मतलब आई थिंक उनके पास एक फिक्स्ड ये होता है सर, मतलब उनका उनके उनका माइंड ऐसा ऑपरेट करता है कि हाँ यही पढ़ो। बट हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं सर, जो मतलब आई थिंक एडवांस में ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। हाँ, एक बायस बन जाता है। इसको मैं और वर्ड्स एक्सप्लेन करता हूँ। यू नो व्हाट यू डोंट नो, बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ। दे डोंट नो व्हाट दे डोंट नो। ओके ओके। सर। और उनको एक ही चीज तीसरी चौथी बार पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़े इंटरेस्ट वाले फैक्टर कम हो जाते हैं। हाँ। जैसे तुम किसी पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप पे जाओ, पहली बार किसी मेले से मिल जाओ, पहली बार शादी करो, आमिर खान बनोगे तो फिर आप पुराने कपड़े में ही शादी में चले जाओगे, वैसे ही है। तो हाँ। आई एम सेइंग कि पहली बार में इंटरेस्ट पैशन ये सब होता है। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम सेइंग कि अ, मैं कंपैरिजन वाइज अगर कहूँ, तो जो ट्वेल्थ वाले बच्चे हैं, जो 13 वाले बच्चे हैं, उनमें रिलेटिवली ये डिफरेंस रहेगा। और अगर वो 14 हो गए, थोड़ा रिलेटिवली, इसका ये मतलब नहीं कि वो अच्छा रैंक नहीं मार सकते, बट आई एम सेइंग इन जनरल, ये वो बच्चे होंगे जिन जो पीछे वाले रैंक में बहुत सारी संख्या में होंगे, मतलब उनके सिलेक्शन की गारंटीज ज्यादा अच्छी होगी देन ट्वेल्थ। और ट्वेल्थ वाले बच्चों का रैंक का क्वालिटी ज्यादा अच्छा होगा देन देन। ये हाँ। डिफरेंस होगा। हम्म। इसी का लाइन था ना कि क्वालिटी कम्स फ्रॉम ट्वेल्थ एंड क्वांटिटी कम्स फ्रॉम आज टॉप। मैं भी देखूँ, जैसे रोहन यादव, अक्षत गुप्ता, राविन टंडन, ये सारे 12th वाले थे। तो और जैसे क्या होता है कि उनके पास एक अच्छा कैरेट ये भी होगा कि अगर मान लीजिए उन्होंने एक चांस मिला उनको, एक एक डूबते हुए जहाज से बच गए जैसे समझ लो, तो आईआईटी में जाकर के वहां पर थोड़ा ज्यादा सिंसियर हो करके, क्योंकि वहां तो पढ़ने वाली चीज पहली बार होगी, तो वहां पर वो ब्रांच चेंज वगैरह में धमाका कर सकते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो उनके लिए। हाँ, तो आई थिंक आपकी एक स्टूडेंट की थी सर।
बहुत आईआईटी सारे बॉम्बे इलेक्ट्रिकल वो बहुत आई सारे थी एक बार। हाँ VHU में आई थिंक जिसने किया था। नहीं नहीं, एक आई थी आई थिंक सीबीआई की बेटी कुछ थी। हाँ, ये भाई साहब को तो पूरा, तुमको तो FBI वगैरह में भर्ती होना चाहिए थे, क्या सब सर? पता है। ना, उसको ITBH में माइनिंग ब्रांच मिला था, फिर उसने चेंज हाँ, कर लिया। जानवी जानवी की बात करें, हाँ। सर। जानवी खोसला ने वहां किया था, IT बॉम्बे में भाव्या सिंह ने किया था, जो CBI बोल रहा था वो। हम्म। तो आई एम सेइंग थर्ड अटेम्प्ट होने से एक बच्चा जिसका रैंक 2000 के अंदर है, उसके सेहत पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। थोड़े ऐसे बच्चों की संख्या, एस्पिरेंट्स की संख्या बढ़ जाएगी जो पढ़ाई और मिस कॉल में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। मतलब अ, ये एक थर्ड थर्ड अटेम्प्ट, अगेन जो मैं कह रहा हूँ, इसमें किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए, और कुछ, मैं कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट हाँ मैं इन जनरल मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैं कोटा में ऐसे टाइम पे था जब अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स थे, और फॉर्चुनेटली मैंने ऐसे बैचेस को पढ़ाया है जिसमें 5 5 6 6 अटेम्प्ट वाले बच्चे थे, है ना। और उसमें ऐसा भी बच्चा था जिसका चौथी अटेम्प्ट में AIR 1 भी आया था। हिज नेम वाज डूंगाराम चौधरी, हाँ हाँ हाँ, जानता हूँ उसे। 2002 में। तो मतलब आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो, बट मैंने उस, वहां पर जब मैंने बैचेस को पढ़ाए थे, तो इन जनरल उन्हें क्या होता था, उन्हें सब याद होता था। जैसे मैं क्लास में क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो दे रिमेम्बर कि इसका आंसर क्या होगा, ये कौन से बुक से आया है, इसका कहाँ कहाँ गलत छपा हुआ है, पूरी हिस्ट्री पता है। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड वो एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता था, उनसे नहीं होता था। तो बेसिकली उन्हें ये नहीं पता था कि वो कितना समझ रहे हैं और कितना याद कर रहे हैं। तो वो उनके बीच में, जैसे एक उम्र के बाद आपको स्मेल चला जाता है ना। मैं ऐसा मत समझना कि मैं उनकी उम्र के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ। एक उम्र के बाद जैसे किसी किसी का नोस्ट्रेल या स्मेल सेंसिटिविटी चली जाती है, तो वैसे ही कुछ 12th के जैसे जैसे आप थोड़ा ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ते हो, आप याद कर रहे हो या आप समझ रहे हो एक ही चीज की बात, एक ही चीज पढ़ते पढ़ते, ये सेंसिटिविटी चली जाती है, ये समझ चली जाती है। ऐसा नहीं कि वो नया कोर्स होगा तो वैसे ही बिहेव करेंगे। यही बच्चे जब ड्रॉपर, आप IIT में जाते हैं, तो वहां पर वो कोर्स नया होता है ना। अभी क्या होता है ना, वो कई साल से इसी एक ही चीज को पढ़ रहे हैं, तो बर्नआउट हो चुके हैं अंदर से। तो वो मन कुछ और कह रहा है, शरीर कुछ और कह रहा है, वैसा है। सर इसलिए थर्ड इससे हम अटेम्प्ट से लोग, केवल थोड़ी जनसंख्या बढ़ेगी, बट जो बच्चे 2000 3000 के अंदर वाले रैंक वाले बच्चे हैं, इनके हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ये क्राउड आपका 7000 और 15,000 के बीच में थोड़ा ज्यादा क्लटर्ड होगा। लो। सर एक्चुअली अभी आप बोले थे ना कि थोड़े लोग कर करके एक चीज पे मतलब एक्सप्लोरेशन थोड़ा कम हो जाता है। सर ये उन लोग के लिए भी एप्लीकेबल है क्या जो सिलेबस आई थिंक 11 में खत्म, आई मीन 10th में खत्म कर दिए थे, उसके बाद वो तीसरी मतलब एक चैप्टर को तीसरी बार चौथी बार करे जा रहे हैं, उनके लिए भी एप्लीकेबल मतलब अप्लाई कर सकते हैं ऐसे? इक्का दुक्का केस में हो सकता है, नॉट इन जनरल, बिकॉज डूइंग सेम थिंग 3 times 4 times, it's a natural phenomena. You have been doing this in your throughout journey. आप किसी भी 6th क्लास 7th क्लास किसी भी एग्जाम में थे, आप सेम चैप्टर को कम से कम 100 times किए हो, तो इट्स नॉट अननेचुरल। वो 3000 4000 टाइम्स कर चुके हैं, और वो तब भी करने बैठे हैं जब उनको मन नहीं है, और अंदर से आवाज आ रहा है कि शायद उन्हें सब याद है। समझ रहे हो? ये 11th 12th में कितनी बार भी सिलेबस कंप्लीट कर ले, इस बच्चे के साथ, मतलब 99.999% बच्चों के साथ ये नहीं होगा, है ना। आप कोई 5वीं क्लास से लगा पड़ा है तो हो जाएगा, बट नॉर्मली ये नहीं होगा। बट जो 12th के बाद ड्रॉपर एंड मेनी ड्रॉपर्स होते हैं, उनके साथ ऐसा हुआ होगा कि मैं ऐसा समझो ना बच्चे, कि कॉन्फिडेंस इज समथिंग, इट इज द बंडल ऑफ दोज थिंग्स विच मेक्स यू फील सेटिस्फाइड। जैसे आप 10 किताबें हैं, मान लीजिए
एक बच्चे को फिजिक्स आने के लिए 10 किताबें, फॉर एग्जाम्पल 10 किताब पढ़ने से फिजिक्स आ जाएगा पूरा। अब 10 में से तुम एक किताब निकाल दो तो 90% से फिजिक्स आ जाना चाहिए, लेकिन 100% वो कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, वो कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा बस। तो कॉन्फिडेंस इज द बंडल ऑफ दोज थिंग्स विच मेक्स यू फील सेटिस्फाइड। तो इन बच्चों की लाइफ में जो थोड़े अर्ली स्टार्ट होते हैं बिना रिकमेंडेशन के, बिना प्रॉपर गाइडेंस के, और जो 12th के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं, अगर उनके मन में और शरीर में सही मैसेजिंग नहीं होगी तो उनको बहुत बार ऐसा काम करना पड़ रहा होगा जो उनकी इच्छा के विरुद्ध है। दे डोंट विश टू डू इट बट दे आर सपोज टू डू इट। तो अगर इसकी संख्या, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो डिसअपॉइंटमेंट्स भी बढ़ जाएगा, एंड दैट विल लीड टुवर्ड अ पुअर आउटकम। इट डजंट मीन यू आर पुअर एट नॉलेज। आई टोल्ड यू ना, एक बुक उस बंडल से हटा देने से तुम्हें फिजिक्स 90% आता है, अगर मैं उसे परसेंटेज में कैलकुलेट करूँ तो, लेकिन कॉन्फिडेंस में तुम उसी प्रोपोर्शन में नहीं होगी। बिकॉज कॉन्फिडेंस इस बात से है कि तुमने क्या रिक्वायर्ड था और क्या आता है। कॉन्फिडेंस इस बात से, तुम्हारा जो नेगेटिव साइड ऑफ कॉन्फिडेंस होगा वो अगर तुम्हें ये रियलाइज हो जाए कि तुम्हें कुछ ऐसी चीजें जो नहीं आती, जैसे तुम्हारे पास बंदूक है, मतलब मारपीट करना अच्छी बात नहीं है, तुम्हारे पास बंदूक है, यू आर प्रीटी कॉन्फिडेंट कि अगर कोई आएगा तो मैं सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचा सकता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें ये डाउट हो जाए ये बंदूक में शायद मैं गलत बंदूक ले आया जिसमें आसानी से टाइम पे गोली नहीं चलेगी, अगर ये फीलिंग आ जाए तो तुम शायद हाथ मुक्का भी चलाने में या भागने में भी डरोगे। ये डिफरेंस है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस पर इसका बैड इंपैक्ट होगा खाली इस डाउट से। अपने आप को बचाने के और भी तरीके हो सकते हैं तुम्हारे पास, बट यू विल बी स्केर्ड, तुम कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे। ओके हाँ सर। इसका ये मतलब मैं मेरा रेफरेंस ज्यादा करके उन बच्चों के लिए था जो थर्ड अटेम्प्ट है। सेकेंड हाँ अटेम्प्ट इज ऑब्वियसली बेटर ना, मतलब पैशन की कमी उनमें नहीं होती है, बस सेम चीज को पढ़ पढ़ करके ना ओवर रीडिंग हो जाता है और उसका ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा कम हो जाता है, ये सच है। जैसे एक आदमी के पाँव में चोट लगा हो, है ना, अगर वो उसका इलाज नहीं कराएगा तो धीरे धीरे वो आदमी लंगड़ाएगा और एक दिन सिर्फ एक ही पाँव से चलना रहना सीख जाएगा, उसे तकलीफ नहीं होगी। तो जब 12th वाला बच्चा 13 में आता है ना, वो धीरे धीरे छोटे छोटे चीजों में लड़खड़ाता है, जबकि अगर वो चाहे तो पाँव ठीक करा करके दोनों पाँव में सर पर दौड़ सकता है, किसी को भी मिल्खा सिंह बन के पीछे छोड़ सकता है। लेकिन ग्रेजुअली, धीरे धीरे उसे इस टूटे पांव से जीवन जीने की कला आ जाती है। समझ रहे हो ना, मैं ये उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जिनके पास पर्सनली ये हाईलाइट करने वाला कोई बंदा नहीं है। तुम लकी हो, हाँ सर, मैं तो हूँ लड़का। मतलब तुम्हारे घर पे भी पेरेंट उतने ही उत्साह में हैं जितने वो 12th में थे। बहुत सारे हाँ बच्चे इस भीड़ में होते हैं जो 50 60 100 के बैच में होते हैं, तो वो उस भीड़ का हिस्सा होते हैं। उनको अपने टूटे हुए पाँव से लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे एक पाँव से चलने की और जीवन जीने की कला आ जाती है, और उनको लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन क्या वो उस भीड़ के साथ उस रेस का भी हिस्सा है हम्म जिसमें एक आदमी बढ़िया एडिडास के शूज के साथ रोज फिटनेस पे ध्यान रखते हुए दौड़ने वाला है? तो समझा तो ना, ये इट्स अ कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी। ये दोनों लिखने वाले एक ही एग्जाम्स में, लेकिन पूरे साल भर एक दूसरे से दूर होते हैं। हम्म इनका मुकाबला एक दिन होता है।
उस दिन इनको मालूम चलता है कि इनके पाँव में थोड़ी कमी है। सर ये अभी डिफरेंस। टाइम पे आपको एक बात बोलनी थी सर मुझे। अम, काफी टाइम से, जब से मैंने ज्वाइन ही किया है तब से ही एक एक तरह का सर इम्पोस्टर सिंड्रोम है अंदर से। मतलब ऐसे कि जो मुझे मार्क्स आ रहे हैं मैं वो डिजर्व नहीं करता, क्योंकि आपके जो क्लासेस थे उससे पहले, दो दो तीन दिन पहले से मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मतलब मैं तो अब्रॉड यूनिवर्सिटीज देख रहा था, तो मेरा पूरा जेई का कॉन्सेप्ट ही मेरे दिमाग में था कि ऐसा नहीं था कि मैं दुखी था या कुछ, मैंने बस बोल दिया था कि मेरे से नहीं होने वाला। तो जब आपकी क्लास ज्वाइन की, फिर क्लासेस किए और थोड़ी मेहनत की, तो मार्क्स जब आए तो कभी कभी मतलब जब ऐसे मार्क्स आते हैं तो ऐसा लगता है, दिमाग बोलता है कि अरे नहीं तुक्के ज्यादा हो गए इसलिए मार्क्स आ गए, या नहीं नहीं कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हुआ होगा इसलिए इसलिए ऐसे मार्क्स हैं, असल में इतने मार्क्स नहीं आएंगे, पेपर देंगे तो फिर से वही। और फिर मैं 3 घंटे बराबर बैठ के दे नहीं पाता, क्योंकि मेरा दिमाग बोलता है कि अगर मैंने दे दिया और मुझे सच्चाई पता चल गई कि मैं असली में कहाँ स्टैंड करता हूँ, कुछ बहुत ही कम आ गए, तो उससे डर लगता है कि अरे अगर 3 घंटे का पेपर दे दिया और पता चला कि कुछ मार्क्स नहीं आएंगे। मतलब इसलिए मैं फिर बराबर बैठ के भी नहीं देता, बीच में ब्रेक ले लेता हूँ या कम टाइम में देता हूँ। ऐसा ऐसा हो रहा था मेरे साथ। देखो बच्चे, एक एक किसी अच्छी किताब में लिखा है कि कर्मण्येधिवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब हो सकता है इसका मतलब हर उम्र के बच्चे अपने अपने अलग अलग हिसाब से समझे, बट इसका समरी यही है कि जो बच्चा एग्जाम्स के बाद के आउटकम को पहले जीने लगता है, वो बच्चा समय से पहले मेच्योर हो जाता है। मेच्योर होना इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, बट उसका इनोसेंस चला जाता है। तो सबसे पहले आप उस आउटकम के बारे में मत सोचो जो एग्जाम्स के बाद, क्योंकि उससे आपका अभी का लाइफ करप्ट होगा, आपके एक्शंस बदल जाएंगे। दूसरा, अगर आपको नेट प्रैक्टिस में 200 रन बनाने हैं, तो आपको मैच फाइनल खेलने में डर लगना चाहिए। Whenever you are doing net practice, you are supposed to commit those mistakes which you don't want to see in the final exams. It's a kind of law of conservation of mistakes. हम्म। सारे खुरच खुरच करके यही करो ताकि फाइनल एग्जाम में कुछ बचे ही ना। ठीक है। हम्म। जो तुम सिचुएशन में हो, ये बहुत सारे बच्चे हैं जो सिक्का उछाल रहे होते हैं, करना या नहीं करना, करना या नहीं करना। अब आप करने के लिए निकल चुके हो और अभी भी स्टैटिक मोशन में वो पीछे से आवाज आ रही, करना है कि नहीं करना। आप वहां से काफी आगे निकल चुके हो, यू आर डूइंग अमेजिंगली। तो आपको इस डायरेक्शन में सोचना ही नहीं चाहिए। ये वैसे ही हो गया जैसे आप नदी के बीच में खड़े हो और मन कर रहा है कि पीछे लौट जाओ, तुमसे ना हो। तो जितना आगे है उतना ही पीछे भी। पीछे लौट करके आप ये दिल के किसी कोने में जिंदगी भर के लिए एक ये बात लिख लो, और या तो फिर आप उस पार जा करके आने वाली पूरी जनरेशन को बता दो कि तुम कौन थे। आदमी इस जिंदगी में सिर्फ पैसे कमाने से जाना जाता है, तो आज भी न्यूटन हमारी बुआ का लड़का नहीं है। आज भी हम उसका नाम जानते हैं। न्यूटन के जमाने में कम से कम 1000 लोग ऐसे रहे होंगे जो बहुत अमीर रहे होंगे, हमें किसी का नाम नहीं पता है। तो आप अपनी विजडम की वजह से जाने जाओगे, इसलिए नहीं जाने जाओगे कि तुम कितना पैसा कमाते हो। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन भी भूल जाएगी कि तुम कौन थे। वो याद रखेगी अगर तुमने ऐसे कोई माइलस्टोन वाले डिसीजन लाइफ में किए। तुमको क्या लगता है तुम आईआईटी कर लोगे और 500-600 हजार या करोड़ की कंपनी खड़ी करके और बहुत बढ़िया कर लोगे? तो ऐसे तो वर्ल्ड में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, हम्म। उनके मर जाने के बाद रजिस्टर भी नहीं होता किसी का। आप अपने उदाहरण एग्जाम्पल में भी नहीं ला सकते। यू विल बी ऑलवेज रिमेम्बर्ड फॉर योर डिसीजन विच यू हैव टेकन इन दीज काइंड ऑफ डोल्ड्रम सिचुएशंस। तो इसलिए तुम एक अच्छे बच्चे हो। मतलब एक स्टूडेंट में, अच्छे स्टूडेंट में 10,000 से ज्यादा क्वालिटीज होती हैं।
सब चीज एज ए स्टूडेंट तुम नहीं बता पाओगे, बट एज ए टीचर तो मुझे पता है। तो तुम उस 10,000 से ज्यादा क्वालिटी वाले पैरामीटर में लगभग बहुत अच्छी मार्जिन से, आज की भाषा में परसेंटाइल की लैंग्वेज बोलूं तो 99.99 परसेंटाइल से ऊपर के मार्जिन से बेहतरीन क्लब में आते हो, तो तुम्हें ये संशय होना बुरी बात नहीं है। बस इस संशय के बस में होकर के अपने काम को रोक देना बहुत बड़ी बात है। और ऑलवेज रिमेंबर, नेट प्रैक्टिस में तुम्हें मिस्टेक्स करना है, मिस्टेक्स रिपेयर करने की कोशिश करना है। ये सिर्फ और सिर्फ नेट प्रैक्टिस है। कोई विराट कोहली, कोई रोहित शर्मा नेट प्रैक्टिस में डबल सेंचुरी बनाने नहीं जाता। दे ट्राई टू डू एवरीथिंग दैट जो उनके साथ फाइनल एग्जाम्स में ना हो। ये वही, इसके अच्छे मार्क्स और इसके कम अच्छे मार्क्स या इसके 0 मार्क्स कुछ भी नहीं बताते। ये उतना ही सही है। आप अगर कोई नेट प्रैक्टिस में बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है तो उसको ले लो टीम में, बन गई 1100। ये सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करता। लोग ये देखते हैं कि आप नेट प्रैक्टिस में कैसे, क्या सीख रहे हो। सिर्फ बैट बॉल नहीं खेल रहे हो, आप क्या सीख रहे हो, जो गलत शॉट आपसे लगते हैं उसे ठीक कैसे कर। कोच का काम यही है। सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली के लिए कोई भी कोच कैसे बेहतर हो सकता है। इतना रन बनाए हैं, इतना तो कोच ने, मतलब उसके पूरे खानदान ने नहीं बनाया होगा पूरी जिंदगी में। फिर भी वो कोच है इनके, क्योंकि वो इनसे बेटर नहीं है, बट उन्हें पता है कि कहां पर ये और बेटर हो सकते हैं। मतलब ये तो विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर दे आर लाइक 99 ना। तो उनको पता है कि वो जो 1% कम है वो कहाँ है। इतना मास्टर है वो कि वो 1% ठीक कर सकते हैं। तो अभी जो करेक्शन मेजर, करेक्टिव मेजर्स है, वो आप ऐसे ही ले सकते हो। और ये भी याद रखना, महाभारत करके एक स्टोरी है, तुमने जरूर सुना होगा। उसमें बताया गया है कि जो सबसे काबिल है वही सबसे कामयाब होगा, बिल्कुल जरूरी नहीं। उस स्टोरी में कर्ण करके एक बंदा था, बहुत ही होशियार था, बहुत ही काबिल था, बट जीत हुई कृष्ण की, सॉरी अर्जुन की। क्योंकि उनके साथ सिर्फ एक ऐसा बंदा जो बिना किसी फिजिकल सपोर्ट, केवल मोरल सपोर्ट के लिए और मेंटल सपोर्ट के लिए, गाइडेंस के लिए था, उसका नाम कृष्ण। और ये उसने नहीं 5, ना ही बोला जीतो ना ही बोला हारो, उसने बोला बस जाके लड़ो। हाँ, सर सिर्फ भगवत गीता तो बहुत बहुत ज्यादा पढ़ी है सर, बहुत पसंद है। तो वही कह रहा हूँ कि अगर वो चाहता तो एक सेकंड में सारा युद्ध का नजर और नजरिया बदल सकता था, बट उसने हाँ। बोला नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं तुझे बीच बीच में समझाऊंगा, बस लड़ना तेरे को, तभी ये कहानी लोगों तक पहुंचेगी। नहीं हम्म। तो एक बात बताओ, हमारे दादा के दादा कौन थे, पता है किसी को? लेकिन 800 साल पहले किसी ने एक सभ्यता बनाई। आज भी हम सुबह शाम उधर की तरफ मुंह करके प्रार्थना करते, इबादत करते। ये पावर था उनमें, वो अपने विजडम के लिए जाने गए। हम्म। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप आप ये समझो, आपका ध्यान पैसा कमाने में नहीं है। आपका नहीं। ध्यान एजुकेशन, आईआईटी करने के बाद अच्छा इंसान बनने में नहीं है। आप अभी अच्छे बन जाओगे, ये सब मिल जाए। ये सब हम्म। पाने के बाद अच्छा नहीं बनना है। ठीक है, जी सर। इस डायरेक्शन में सोचो। और तुम रॉकस्टार बच्चे हो लड़के, तुम्हारे जैसे बच्चे। मैं खुश हूं कि मुझे कुछ बोलने का तुम्हें मौका मिल रहा है, ताकि मैं तुम्हारे रिजल्ट के बाद इतरा सकूं, देखा मैंने भी कुछ कहा था। है ना, एक टीचर के लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है कि भाई मुझे पता है कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए। इस बात की, स्टोरी की कोई जरूरत नहीं, लेकिन दिस इज हाउ आई विल रिमेम्बर यू ना। तो लगे रहो, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ डेली इसीलिए मिल रहा हूँ। यस सर। ठीक है, जॉइंटली विल गो टू आईआईटी बॉम्बे, डोंट वरी, साथ साथ यस सर, चलेंगे। मेरा मेहनत मैं वो फुल अपना 100% देके हाँ, तुम करूंगा सर। अपना और दो, और अच्छा दो। और ये संशय, कंफ्यूजन होना कोई बुरी बात नहीं है। मतलब सनराइज के ठीक पहले तक ठीक ठाक अंधेरा होता है बच्चे।
यस सर। ठीक ठाक अंधेरा होता है, ठीक ठाक अंधेरा होता है। तो ये संशय होना कि मुझसे नहीं होगा, इट्स अ इट्स अ बिगिनिंग ऑफ समथिंग अमेजिंग। ओके, यस तो देयर इज अ वेरी मच इन स्टोर। मतलब तुम्हारे पेरेंट्स की, तुम हो सकता है गलती करोगे, तुम्हारे पेरेंट्स की प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाएगी। दे आर वेरी, मतलब हर बच्चे को, हर माँ बाप को अपना बच्चा पसंद है, बट पसंद के साथ साथ क्या वो इतनी तरीके से लिपटे होते हैं, है ना? तो तुम इस मामले में भी तो लकी हो, तो हर जगह रेड फ्लैग तो नहीं है। यस सर। थोड़े बहुत संशय होना जरूरी है, अच्छी बात, अच्छा बड़ा चीज मिलने वाला है, तो इतना तो बनता ही है। ये सर और दिमाग की वायरिंग ठीक कर रहे हैं लोग। हाँ बोलो। आज हम बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा क्लीन स्लेट कर देना है मुझे। ऐसा कुछ कुछ टाइम्स ऐसे हुए हैं जब मैंने पेपर देना स्टार्ट किया, मैंने बोला मैं 1 घंटा बैठ के दूंगा, मैंने 3 4 क्वेश्चन किए, 5 किए, नहीं बने, तो मैंने बंद कर दिया पेपर। मैंने बोला कि अगर कम आएंगे तो मैं सर को कैसे वो मार्क्स भेजूं। फिर मैंने वो वाला पेपर फिर से दिया, तो फिर अगर अगर अच्छे मार्क्स आते तो मैं भेजता था। ऐसा मैंने 2 या 3 पेपर में किया होगा। तो ये मेरे दिमाग के अंदर थोड़ा भारी जैसा था कि सर को ऐसे पता नहीं है कि मैंने ये किया है। तो अब आज से बोल दिया है, तो अब कल से फ्रेश स्टार्ट है। हर दिन 1 घंटा या 3 घंटा जो भी है बैठ के हर पेपर देना है, और जितने मार्क्स आने हैं आपको चुपचाप बोलना है। और ऐसे। बालक, तुम इस धरती के स्वर्ग कश्मीर से आते हो, तुम्हें अच्छे से पता होगा कि अगर कोई पेपर जल रहा है, अगर उसे बुझाने की कोशिश करोगे तो भी पेपर काला पड़ जाएगा। तो कट द पेपर। यस सर। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए ना, कट द पेपर का मतलब होता है कि यू कैन ट्राई स्विचिंग सब्जेक्ट्स, हम्म। राइट? ये मान के चलो कि तुम्हारा फाइनल एग्जाम है, तुम इसे, ये वाला पार्ट नहीं कर सकते कि मैं इसे छोड़ दूं। ये भी एक रिहर्सल का पार्ट हम्म। है ना? मतलब मैं चाहता तो ऐसे भी बोल सकता था, ठीक है 1 घंटे बाद लिख लेना, बट मैं नहीं चाहता कि अगर यही सिचुएशन फाइनल एग्जाम में किसी बच्चे के साथ आए, उसके पास तो हाँ। ये गुंजाइश नहीं है। हाँ तो सर। कट द पेपर का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट आपने उठाया है उसको पीछे से स्टार्ट कर लो, या स्विच द सब्जेक्ट, यस सर। गेट द मोमेंटम एंड कम बैक टू दैट। जी सर। यस सर। समझ गया। जैसे जैसे अगर मुझे एक नाला क्रॉस करना है, तो मैं, मेरे लिए वो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्रॉस करना, मुझे लगता है मैं गिर जाऊंगा। लेकिन मैं अगर थोड़ी सी दौड़ लगा लूं पीछे जा करके, तो थोड़ा हाई जंप और लॉन्ग जंप मिल करके मैं क्रॉस कर सकता हूँ। ये जो दौड़, मैं पीछे मुड़ करके दौड़ लगाया, पीछे गया ना, उसके लिए दैट इज व्हाट द स्विचिंग द सीक्वेंस और स्विचिंग द सब्जेक्ट। सर मेरा बोलने का मतलब यही था कि मतलब बहुत मुश्किल लग रहा है बोलना, लेकिन आज जैसे आपने अनीश से बात की तो मुझे थोड़ा अपने 1 2 टाइम्स याद आए जब मैंने अपने मार्क्स में थोड़ा 3 4 क्वेश्चन कर लिया ऐड, ताकि आपको लगे कि अच्छा इस बच्चे को मार्क्स आ रहे हैं। तो मैंने अपनी तरफ से भी, जब अगर बहुत कम हुए थे तो मैंने अपनी तरफ से 2 3 कर दिए थे ऊपर नीचे, ताकि आपके आपके दिमाग में मेरी ये इमेज खराब ना हो या वैसा कुछ ना हो। फिर मैं एक बार देवांश से बात कर रहा था तो वो बोल रहा था कि मेरा वो तो चला गया, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता कि क्या मुझे कौन मुझे कैसे देखे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। 12th वालों को बहुत फर्क पड़ता है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। उस वक्त भी मैंने सोचा कि अरे मैं मक्कारी तो नहीं कर रहा, मैं झूठ तो नहीं कह रहा। तो अब मौका मिला, मैंने आपको बोल दिया, और कल से अब ये तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है, तो अब ये काट देखो, दिया। मुझे मुझे इस बात का ज्ञान होता है कि हर साल, मतलब ये 25 26 साल हो गया ना बच्चे पढ़ाते हुए, यस तुम्हें सर। पता है कि मेरे बहुत सारे बच्चे बहुत फेमस हैं, है ना? तो बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे टीचर्स हैं। तो मुझे इनको सिखा सिखा करके ये तो समझ में आ गया कि what they speak and what we discuss in the class and we come to the conclusion, उसमें थोड़े बहुत तो इन्फ्लेशन होते हैं। हाँ सर। मैं क्लास में पेपर डिस्कशन बहुत शिद्दत से क्यों करता हूँ? जब तुम उसमें बीच बीच में बोलते हो या कभी कभी चुप हो जाते हो, उससे मुझे बहुत कुछ आंसर पता चल जाता है। तो
वो कहावत है ना कि अ, एक बहुत अच्छे शायर थे, इमरान बरेलवी, मुझे माफ करना अगर गलत नाम लिया हो तो, कि कब कौन बात कैसे कही जाए, अगर इस बात का सलीका पता हो तो हर बात सुनी जाती है। तो वाह। मुझे ये पता है कि कब किसको कितने इंटेंसिटी के साथ टोकना है। मैं जिस बच्चे का नाम आप ही लिया आपने ना, वो बच्चा बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत होशियार बच्चा है। बट ठीक है, कभी कभी तुम्हें लगता है कि थोड़ा मक्कारी कर लेते हैं, थोड़ा मास्टर को बेवकूफ बना। उसके पेरेंट्स बहुत बहुत सीधे हैं। उसके पापा बहुत ही रिनॉन्ड आईएएस ऑफिसर है, वो मुंबई में कलेक्टर है ना। तो वो सीधे, मतलब हम लोगों के साथ सीधे हैं, मतलब दुनिया देखिए, ही इज अ वेरी वेरी जेंटलमैन। तो मुझे पता है कि ये बच्चा आसानी से सबको बेवकूफ बनाना चाहता है, ट्राई करेगा ना। मेरे पास अगर 100 बच्चे होते तो शायद एक जीत जाता। ये कहीं जहां और जा रहा है, वहां तो ये जीत ही रहा है ना डेली, वहां उस मास्टर को पता ही नहीं चलने देगा। तो बट मुझे पता है कि वो बच्चा कितना प्यारा है। मैं जिस जिस लैंग्वेज में उससे बात कर रहा था, अगर मैं अपने बच्चे से बात करूंगा तो मुझसे 3-4 दिन वो बात ही नहीं करेगा। लेकिन मुझे पता है कि मुझे उसी इंटेंस, मैं जब उससे बात करके मैं गया नीचे ना, तो मैं वाइफ से भी डिस्कस करा था, बिकॉज वाइफ ऑल्सो नोज अबाउट दैट फैमिली। तो मैंने उनको बताया कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बट मुझे पता है कि मुझे ये एक्टिंग करना पड़ेगा, नहीं हाँ सर, करूँ। आपको सुन के हाँ? लगा कि अगर आप की चिंता होती तो आप इतना नहीं करते। हाँ, मतलब आपको जब लगता है कि बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है तो आप बोल देते हैं कि करो जो करना है। आप इतना बोल रहे थे, उससे मुझे भी समझ आ रहा था कि हाँ, बच्चे में आपको दिख रहा है। बहुत, अरे बहुत अच्छा लड़का है, इज अ रॉक स्टार बच्चा, वो आईआईटी जाएगा, गारंटीड जाएगा, लेकिन हम्म। रुला के जाएगा। तो जब जब तक मैं, और मुझे ऐसे 2-4 सरदर्द हर साल मिलते हैं, तो अब धीरे धीरे सीख गया हूँ कब कहाँ कितनी ऊंची आवाज करनी है, कितना प्यार से बात करना है। मतलब लहजा तो मुझे दोनों पता है। तो सबके लिए अलग अलग, हर टीचर के पास हर बच्चे के लिए एक अलग छड़ी होती है। सेम छड़ी सभी बच्चों के लिए नहीं होती ना, क्योंकि एक न्यूटन है, एक आइंस्टाइन है, एक कोई और है, तो आप सबका ट्रीटमेंट सेम कैसे कर सकते हाँ हो? सर, तो तो डरना सर नहीं। इन सब टाइम्स के लिए आई एम सॉरी जब ठीक है, कभी इट कर दिया इट होगा। इट शुड हैपन। देखो, तुम्हें अगर ये लग रहा होगा कि मुझे पता नहीं है, कभी कभी अगर मैं देवान से बातें कर रहा हूँ, तो ये मत समझना कि मैं सिर्फ उससे बातें कर रहा हूँ, मैं किसी हाँ और सर। से भी बातें कर रहा हम्म। हूँ। मतलब थर्ड पर्सन टॉक मुझे पता है, और मुझे पता है कि वो बात मेरे और देवांश के बीच हो रही होगी, लेकिन वो काम कहीं और कर रही है ना, ऐसा भी यस सर। होता है। तो जो तुम कह रहे हो ये, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, पिछले, जब की बात आप कर रहे हो उस टाइम पे क्लास में ठीक ठाक हाईलाइट की गई हम्म। है ना, ठीक ठाक हाईलाइट की गई। तो यस। इट्स वेरी कॉमन, कभी अरुणिका के नाम से, कभी देवांश के नाम से, इट हैज बीन हाईलाइट। हाँ सर। Never, it is not a problem if something give you kick for a while. It is a method. आदमी को अपने आप को मोटिवेट करना है। मोटिवेट कोई भभूत तो है नहीं लगा लिया मोटिवेट हो जाओगे। हम्म। मोटिवेट इज a mix of many feelings ना, छोटे छोटे थॉट्स, अंदर से ही मजा आ रहा है कि अपन शाहरुख खान है, नहीं सर, शक्ल। अब मेरे हिसाब से समय आ गया है अपने साथ सच होने का, क्योंकि सर मुझे नहीं लगता मैं इट्स मुझे नहीं ग्रेजुएशन लगता मैं बच्चा, हाँ, इट्स मतलब ग्रेजुएशन सर। ना, तो जहां से स्टार्ट किया है वहां से अब यहाँ तक जो बात बोला अभी ना, कि वहां हाँ से यहाँ तक आने के लिए वो झूठ भी सही था। हाँ सर, लेकिन अब से नहीं। क्योंकि सर मुझे लगता है मैं नहीं, मुझे आते हैं, मैं करता हूँ सवाल तो। अब ये सोच के कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस ही कम हो रहा है। क्यों ना मैं सवाल करूं और देखूं कि मेरे हो रहे हैं 17-18 सवाल सॉल्व, और फिर उससे हाँ, कॉन्फिडेंस भी आए कि हाँ एक मैंने बार खुद। एक बार समझो लल्ला, जितने भी बड़े हाईवे हैं ना,
ये छोटे छोटे कच्चे रास्तों से ही चल करके वहां पहुंचे जाते हैं. यस सर. What you said ना, that is the part of this journey. वो एक किसी और बंदे ने लिखा था ना कि लोग लिखते हैं महफिल में कहर ढाने के लिए, और कुछ लोग लिखते हैं गांव से शहर आने के लिए. तो ये वही है. मतलब आप एक लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जब जाओगे तो हमेशा रास्ता स्ट्रेट नहीं होगा. और हाँ सर. तो जितना लंबा पेनफुल जर्नी होगा उतने सुंदर आपको लोग सुनेंगे. ओके, चलो मिलते हैं कल. बाय बाय. आई एम विद यू, डोंट वरी. हमारा अभी भी Yes. कॉमन एजेंडा वही है. हाँ सर. वही आईटी direct बॉम्बे यहाँ पे प्लान किया. डोंट वरी. 2025. आई Yes, वांट sir. गिव दिस गिफ्ट टू योर पेरेंट्स, स्पेशली पापा. मुझे उनसे ठीक ठाक दोस्ती हो चुकी है और आई डोंट वांट डिसअपॉइंट हिम एंड आई विल नॉट डिसअपॉइंट हिम. मुझे पेरेंट्स के साथ ये बॉन्ड बनाना बहुत अच्छा लगता है. मुझे याद है कि मुझे पता है कि जिस दिन तुम 10 साल 15 साल बाद कुछ बड़ा धमाका करोगे तो उस दिन अगर वो मेरे नाम से स्माइल भी करेंगे तो मिल गया ना पद्म भूषण. तो हाँ सर. तुम बिजी हो जाओगे, तुम अपनी लाइफ में बिजी होगे और मैं चाहता भी हूँ, बट ही विल रिमेम्बर मी ना. हमारी दोस्ती उनसे बढ़िया ठीक ठाक हो रही है. तो तुम्हारे साथ तो चल रहा है डेली का, बट मैं उनके साथ भी लंबा देखा हूँ. ठीक है, तो ओके लगे रहो सर. काम पे और डेफिनेटली हम लोग पहुंचेंगे वहां पर. डोंट वरी. यस सर. बाय इंशाल्लाह. बाय. यस सर.